आपने ये जरूर सुना होगा कि एक दिन में आपको 10,000 कदम चलने चाहिए, भले ही आपके पास फिटनेस ट्रैकर्स हो या फिर ना हो। फिटनेस ट्रैकर्स और पेडोमीटर्स के अनुसार रोजाना 10,000 कदम चलना एक स्वस्थ जीवन शैली की निशानी होती है। इतना ही नहीं, इस बात का इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े लोग दावा भी करते हैं। लेकिन क्यों? 10,000 कदम के बारे में ऐसा क्या खास है? ये कोई और नंबर क्यों नहीं है? डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने ये कैसे पता लगाया कि स्वास्थ्य और फिटनेस को बनाए रखने के लिए यही सही आंकड़ा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। ये आंकड़ा 1960 के दशक में जापान से आया है, जब दुनिया का सबसे पहला पहनने वाला पेडोमीटर बना था। डेवलपर्स ने डिवाइस का नाम मानपो के रखा था, जिसका अर्थ है 10,000 कदम मीटर। फिर उन्होंने इसे बढ़ावा देने के लिए 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान इसका प्रचार किया। आज दशकों बाद लोग इन स्टेप्स को पूरा करने में लगे हुए हैं और इसके पीछे की वजह सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, न कि साइंटिफिक रीजंस। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 10,000 कदम आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसके बजाय तेज चलना जरूरी है और ये बात वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी है। अध्ययनों से ये भी पता चला है कि आम या ज्यादा एक्सरसाइज करने के बहुत से फायदे भी हैं, जैसे कि डिप्रेशन के कम सिम्टम्स, एंजाइटी का घटना, नींद अच्छी आना और हड्डियों का मजबूत होना। इसी वजह से कई स्वास्थ्य दिशा निर्देशों में कहा गया है कि आपको एक एक्टिविटी कुछ टाइम तक करनी चाहिए, ना कि कदम गिनने चाहिए। अमेरिकन्स का उदाहरण लेते हैं। एक अडल्ट को कम से कम 150 मिनट की आम एक्सरसाइज या फिर 75 मिनट की तेज एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो भी हर हफ्ते। और हाँ, इन दिशा निर्देशों को हम कदमों में भी बदल सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? एक आम एक्सरसाइज से 3 गुना ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, जो वास्तव में कुछ भी ना करने से होती है। शोध से पता चला है कि कुछ युवा वयस्कों के लिए ये 100 कदम प्रति मिनट की गति से चलने के बराबर है, या लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए आपको एक हफ्ते में लगभग 15,000 कदम या हर रोज 2,100 कदम चलने चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो निराश मत होइए। हम आपको बताएंगे व्यायाम करने के और भी कई तरीके। बस आपको इन नियमों का पालन करना है जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा बताए गए हैं। 150 प्लस में फिट। हफ्ते में आपको करीब 150 मिनट का आम तीव्रता वाला वायुजीवी व्यायाम करना है, या फिर 75 मिनट का अधिक तीव्र वायुजीवी व्यायाम करना है, या फिर एक हफ्ते में आप दोनों को थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। चलिए ज्यादा, बैठिए कम। कोशिश करिए कि आप दिन में ज्यादा से ज्यादा चलें। कुछ ना करने से तो बेहतर ही है। तीव्रता बढ़ाइए। जब भी व्यायाम करें तो अपनी तीव्रता को जरूर बढ़ाएं। व्यायाम करते हुए अगर आप फुर्तीला महसूस करने लगे तो व्यायाम का समय बढ़ा सकते हैं। मांसपेशियों की कसरत। हफ्ते में कम से कम 2 बार उच्च तीव्रता वाली मांसपेशियों की कसरत जरूर करें, जैसे कि प्रतिरोध या भार प्रशिक्षण। बेहतर महसूस करें। कसरत के बाद आपको बेहतर नींद आती है, याददाश्त तेज होती है, संतुलन और सीखने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और ये सारी चीजें कम होती हैं। वेट गेन, डिजीज, डिमेंशिया और डिप्रेशन। अपनी हेल्थ के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसलिए स्टेप्स के बारे में मत सोचिए, बस अपनी जगह से उठिए और चलना शुरू कीजिए। क्या आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें जिम जाने या परफेक्ट 6 पैक्स के लिए वर्कआउट करने में मजा नहीं आता है? आपके पास जिम मेंबरशिप भी है, लेकिन वक्त न होने की वजह से आप व्यायाम नहीं कर पाते हैं। ऑफिस में प्रेशर बहुत ज्यादा है और आपके बॉस को प्रेजेंटेशन चाहिए, वो भी वक्त पर। या फिर घर आकर आपको बच्चों को पार्क ले जाना पड़ता है, या फिर घर का सामान लेने चले जाते हैं, इसलिए वर्कआउट का टाइम बचता ही नहीं है। हम आपकी बात को समझते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। हम सभी इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। व्यायाम और स्वस्थ जीवन की जानकारी हमें ऑनलाइन मिल सकती है, लेकिन उसका शोध पूरा नहीं होता। हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 आसान तरीके जो न सिर्फ मजेदार हैं, बल्कि आपके पेट की चर्बी यानी बेली फैट को कम करने में मदद भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गर्म पानी और नींबू। हम सभी जानते हैं कि नींबू में ढेर सारा विटामिन सी होता है, लेकिन इसका सिर्फ यही फायदा नहीं है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन ई और बहुत कुछ होता है। नींबू में सेब या अंगूर की तुलना में अधिक पोटेशियम भी होता है। नींबू में पाया जाने वाला पोटेशियम मस्तिष्क और तंत्रिक कार्य को उत्तेजित करता है।
एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए एक अच्छा मस्तिष्क होना भी जरूरी है। नींबू में सिर्फ विटामिन और मिनरल्स ही नहीं होते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि लेमन जूस में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स शरीर के फैट को कम करने में मदद करते हैं। उसी स्टडी से ये भी पता चला है कि जो लोग ज्यादा खाते हैं पॉलीफेनॉल्स की वजह से उनका वजन भी कम बढ़ता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत इस तरह से कीजिए। एक ग्लास गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पी जाइए। देखा कितना आसान है। अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करें। प्रोबायोटिक्स ऐसे अच्छे जीवाणु होते हैं जो वजन को घटाने और बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक फूड के कुछ उदाहरण हैं दही, केफिर, टेम्पे, किमची और अचार। अगर आपने इन्हें अपने खाने में शामिल किया तो आपके पेट के अंदर का गट फ्लोरा स्वस्थ रहेगा, यानी आंत में मौजूद ऐसे जीवाणु और जीव जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। विटामिन जैसे बायोटिन और विटामिन के गट फ्लोरा में ही बनते हैं। पेट में जमा हुए फैट को घटाने में ये बहुत मदद करता है। सोफे के व्यायाम। सोफे पर दाईं ओर लेटें और अपने पैर को जितना हो सकता है ऊपर उठाएं और फिर धीरे धीरे उसे नीचे ले आएं। इसे 20 से 25 बार करें, फिर बाईं तरफ लेटकर इसे दोहराएं। इससे आपके लव हैंडल्स यानी कि कमर की चर्बी कम हो जाएगी। हमने कहा था ना कि आपको ये सारी चीजें करने में बहुत मजा आएगा। गैसेस और एयर को ना निगलिए। कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे कि सोडा में सबसे ज्यादा गैस होती है। इसमें मौजूद बबल्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो पीने के बाद सीधा आपके पेट में जाता है। इससे आपका पेट खराब हो सकता है या ब्लोट हो सकता है। गैसेस आपके अंदर कैसे जा सकती हैं? जब आप च्युइंगम खा रहे हो, स्ट्रॉ से पी रहे हो या खाते वक्त बात कर रहे हो। इसीलिए खाना शांत रहकर खाइए, पानी ग्लास से पीजिए और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह पानी पीजिए। कोर को मजबूत बनाने के लिए खेल खेलें। ट्रेडिशनल एब एक्सरसाइजेस किए बिना आप ऐसे खेल खेलें जिससे आपका कोर मजबूत हो जाता है। खेल जैसे कि फुटबॉल, स्विमिंग या फिर वॉलीबॉल। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार ऐसे खेलों से आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमने आपको बताए बेली फैट को कम करने के कुछ कमाल के मजेदार तरीके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। आप में से कितने लोग सोते समय अपने फोन को अपने पास रखते हैं और फोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं? उसके कुछ कारण ये हैं। आप कई लोगों के साथ रहते हैं और नहीं चाहते कि कोई आपके फोन को हाथ लगाए। आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और हर मिनट अपने फोन को चेक करते रहते हैं, फिर चाहे रिफ्रेश करने पर कुछ नया मिले या ना मिले। आप काम में डूबे रहते हैं, आप काम से दूर नहीं रह सकते हैं, काम आपको बहुत पसंद है और आप बार बार ईमेल्स को चेक करते हैं। या फिर हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो और आप पूरी रात अपने एक्स के मैसेज का इंतजार कर रहे हो। इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि आपको अपना फोन चेक करने का तो सिर्फ बहाना चाहिए। और यही वजह है कि सोते वक्त भी आप अपना फोन अपने से दूर नहीं रखते हैं। कंग्रेचुलेशंस, आप अपने फोन के गुलाम बन गए हैं। हमने ये तो जान लिया कि क्यों आप अपने फोन को अपने पास रखते हैं। अब ये जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। रात में फोन से निकलने वाला कृत्रिम नीला प्रकाश हमारे दिमाग पर असर डालता है और हमारे सर्केडियन रिदम को कंफ्यूज कर देता है। ये मान लीजिए कि ये हमारी अंदरूनी घड़ी है जो समय को मापती है। खराब सर्केडियन रिदम का मतलब है सोने में गड़बड़ी होना। उदाहरण के लिए, आपको रात की बजाय दिन में नींद आती है। मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होने लगता है। ये वो हार्मोन है जो हमारी सर्केडियन रिदम को चलाने में अहम भूमिका निभाता है। इसी की वजह से आपको अच्छी नींद भी आती है, लेकिन यही नींद खराब होने लगती है। नींद के रेम स्टेज में कमी आ जाती है। रेम स्टेज यानी रैपिड आई मूवमेंट दिमाग और शरीर को आराम देने का काम करता है। इससे आपकी बॉडी में प्रोटीन बनता है, याददाश्त तेज होती है, रचनात्मकता बढ़ जाती है और मसलों को सुलझाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसीलिए बच्चे काफी देर तक सोते रहते हैं क्योंकि वो नींद के रेम स्टेज में होते हैं। फोन को इस्तेमाल करने के बाद आप ज्यादा चैतन्य हो जाते हैं और नींद कम आती है, जिसकी वजह से अगले दिन आप थका हुआ महसूस करते हैं और आपके दिन की अच्छी शुरुआत नहीं हो पाती है। खराब मूड का असर आपके उपापचय पर होता है। आपका अस्वस्थ खाने की ओर झुकाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं।
इससे हमें पता चलता है कि सोने का सबसे बेहतरीन तरीका है फोन के बिना सोना। इससे आपकी अगली सुबह ताजा, जोशीली और खुशहाल होगी। आज रात ऐसा ही करिएगा, अपने फोन को दूर ही रखिएगा। शुक्रिया, बाद में कहिएगा। हम सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पानी हमारी मूल आवश्यकता है और अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारा शरीर संकेत भेजता है, जैसे कि फटे होंठ, सूखी त्वचा, तेजी से सांस लेना और काफी कुछ। और पानी पीना डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण से बचने का एकमात्र तरीका है। पानी पीने के कई फायदे हैं, जैसे कि उससे वजन कम होता है, पाचन अच्छा रहता है, दिमाग स्वस्थ होता है, त्वचा चमकती है और सिर दर्द कम होता है। इसलिए यदि आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं तो आपको पता है कि आपको क्यों पीना चाहिए, और अगर ये बात समझ में आ गई हो तो अब उससे जुड़ी जरूरी बात भी सुनिए। क्या आप सही तरीके से पानी पी रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि पानी पीने का तरीका अगर गलत हो तो आर्थराइटिस, खाना ना पचना या माइग्रेन हो सकता है? तो आइए जाने पानी पीने के सही तरीके क्या हैं। पहला है खाना खाने के बाद पानी पीना। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भोजन के बाद तुरंत पानी पीना जहर पीने के समान है। चलिए इसके पीछे का सही कारण समझ लेते हैं। हमारे पेट में पहले से ही भोजन पचाने के लिए एसिड होता है। जैसे ही हम खाते हैं पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और भोजन का पचना शुरू हो जाता है। अब अगर भोजन के बाद आप पानी पीते हैं तो इसके कुछ खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। एसिड पतला होता है और खाना नहीं पचता है, जिससे पाचन क्रिया खराब हो जाती है और फिर खाना बिना हजम किए ही हमारे पेट में घूमता रहता है। इससे कैसे बचा जाए? खाना खाने के बाद आपको कुल्ला करना चाहिए और खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। दूसरे नंबर पर है पानी को गटकना। क्या आपको लगता है कि पानी को गटकने से आप हाइड्रेटेड रहते हैं? जी नहीं, इस तरह से पानी सीधा पेशाब के जरिए बह जाता है। पानी पीने का सही तरीका है घूंट घूंट करके और धीरे धीरे पीना। और ऐसा क्यों है? हमारे मुंह में पानी लार के साथ अच्छी तरह मिल जाता है और पेट में चला जाता है, जिससे एक संतुलन बनता है। हमारे मुंह में बनने वाली लार की प्रकृति बुनियादी है और पेट की प्रकृति एसिडिक है। अब अगर हम पानी को गटक गटक कर पीते हैं तो कम लार अंदर जाता है, जिससे पेट फूल जाता है, एसिड बनता है, गैस होती है और खाना नहीं पचता है, जिससे विषाक्त पदार्थों और मल को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तीसरे नंबर पर है बर्फ जैसा ठंडा पानी। हम सभी को ठंडा पानी पीना बहुत पसंद है। क्यों, सही कहा ना? दिन भर धूप में घूमने के बाद जब आप घर आते हैं तो सीधा फ्रिज के पास जाते हैं और उससे ठंडा पानी निकाल कर पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है? जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके ब्लड वेसल सिकुड़ जाते हैं और रक्त संचार धीमा हो जाता है। तापमान गड़बड़ होने से आपका पाचन स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है और आपको ठंड लगती है और सिर दर्द भी होता है। तो इसके लिए एक सुझाव है, अगर आप ठंडे पानी के शौकीन हैं तो मिट्टी के बर्तन में पानी रखें। इससे पीएच स्तर बना रहता है और पानी में खनिज यानी कि मिनरल्स भी शामिल करता है। चौथे नंबर पर है ज्यादा पानी पीना। ये एक मिथक है कि हमें एक दिन में लगभग 5 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। कुछ लोग इससे अधिक पानी भी पीते हैं, भले ही उन्हें प्यास न लगी हो। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोग कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा पानी पीना हानिकारक कैसे हो सकता है? बहुत अधिक पानी पीने से आपके सोडियम के स्तर में असंतुलन पैदा हो सकता है। ये हाइपोनाट्रेमिया का कारण बनता है, जो रक्त में सोडियम को पतला करता है और सूजन, सिर दर्द, उल्टी, चक्कर आना और पेट फूलने का कारण बनता है। इससे कैसे बचा जाए? हर किसी के शरीर का एक अलग प्रकार, शरीर का वजन और पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। ये आपके पर्यावरण पर भी निर्भर करता है जहां आप रहते हैं। अच्छा होगा कि आप इन सभी आठों पर गौर करें और अपने शरीर के पैटर्न का निरीक्षण करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितने पानी की जरूरत है। यदि आप 2.5 से 3 लीटर पानी पीते हैं तो आप चिंता न करें। 5वें नंबर पर है खड़े होकर पानी पीना। जब हम बैठे होते हैं तो हमारे गुर्दे बेहतर कार्य करते हैं। यदि आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आप अनजाने में अपने शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। खड़े होकर पानी पीने से पानी एक झटके में नीचे चला जाता है और गंदगी अच्छे से बाहर नहीं निकलती है। ये रक्त या मूत्राशय में विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों को जमा करता है, जिससे किडनी को नुकसान पहुंचता है। खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों में भी दर्द होता है और आपके शरीर में तरल पदार्थों का असंतुलन हो जाता है। इसलिए हमें बैठकर धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए आपको पानी पीने के तरीके बदलने होंगे और इन सुझावों का पालन करना होगा। क्या आपको खाने की मेज पर ठीक से ना बैठने के लिए डांटा गया है? या क्या आपको बार बार सीधे खड़े रहने के लिए कहा गया है या फिर टेढ़ा खड़े होने के लिए डांटा गया है? ऐसी बातें आपको गुस्सा दिला देती हैं, लेकिन लोगों को आपको डांटना गलत नहीं है। आपके दर्द के स्तर से आपके आत्मविश्वास तक
आपका पोस्चर इतना प्रभावी है कि आप सोच भी नहीं सकते। बैठने या खड़े होने के दौरान आपका पोस्चर आपके शरीर द्वारा चली जाने वाली हर चाल की नींव होता है और इस बात पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आपका शरीर कितना तनाव झेल सकता है। इन तनावों में शामिल है अजीब स्थिति में बैठना, भारी वजन उठाना और सबसे महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण। एक गलत पोस्चर के दौरान आपकी मांसपेशियों को आपको संतुलित और सीधा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खराब पोस्चर धीरे धीरे आपके शरीर को कमजोर कर देता है और अन्य समस्याओं का कारण बन जाता है, जैसे कि पहला, जोड़े और स्नायु बंधन काफी जल्दी कमजोर होने लगते हैं। दूसरा, चोटों की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, कुछ अंग जैसे कि फेफड़े ठीक से काम नहीं करते। चौथा, भावनात्मक स्थिति और दर्द के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि औसतन मोबाइल, कंप्यूटर उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़ते उपयोग से हमारे बैठने का तरीका खराब हो रहा है, क्योंकि इनका इस्तेमाल करते वक्त ज्यादातर गर्दन को झुका कर रखना पड़ता है। तो बैठने का सही तरीका क्या है? जब आप आगे या पीछे से रीढ़ को देखते हैं तो सभी 33 वर्टेब्रे आपको एक सीध में एक के ऊपर एक नजर आएंगी। अगर आप किनारे से देखते हैं तो रीढ़ की हड्डी में 3 मोड़ होने चाहिए, एक आपकी गर्दन पर, एक आपके कंधे पर और एक छोटा सा आपकी पीठ के हिस्से में। अगर आपकी वर्टेब्रे एकदम ठीक है तो खड़े होने के बाद आपको एक सीधी लाइन बनती नजर आएगी और वो बनेगी आपके कंधों से कूल्हों तक और उसके बाद घुटनों से होते हुए एड़ियों तक। ये सीध आप में आपके गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को बनाए रखती है और इसी वजह से मांसपेशियों में कम तनाव और खिंचाव पड़ता है। बैठते समय आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, आगे की ओर झुकी हुई नहीं। आपके कंधे और बाहें आपके शरीर के करीब आरामदायक स्थिति में होने चाहिए। आपके पैर जमीन पर सीधे होने चाहिए और घुटने 90 डिग्री के कोण पर मुड़े होने चाहिए। आपके पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव। यदि आप डेस्क पर बैठकर बहुत अधिक समय तक काम करते हैं तो अपनी स्थिति को बदलते रहें। इस बात का ध्यान रखें कि शरीर के सभी हिस्से जैसे कि आपकी कलाई और कोहनी को किसी चीज का सपोर्ट हो। जरूरत हो तो स्क्रीन को ऊपर उठा लें ताकि वो आंखों के स्तर या उससे नीचे हो। आपको सोते समय सही करवट पर लेटना जरूरी है। इस बात का ध्यान रहे कि गर्दन के नीचे एक तकिया हो और पैरों के बीच में भी एक तकिया लगाएं। ऐसे जूते पहने जो आरामदायक हों और कम हील वाले हों। कंधों पर बैग को अच्छी तरह से लटकाएं। बैग कंधों से ज्यादा लटकना नहीं चाहिए। यदि आप बहुत ज्यादा बैठते हैं तो बीच में एक बार उठकर थोड़ा व्यायाम कर लें। ऐसा करने से आपकी मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं और शरीर को बेहतर तरीके से चलने में मदद मिलती है। अगर आप फिर भी अपने पोस्चर को लेकर परेशान हैं, तो एक फिजिकल थेरेपिस्ट से जरूर मिलें। उम्मीद है आज आपने कुछ नया सीखा। दिसंबर 2019 में कोविड-19 का पहला मामला सामने आने के बाद से अब ये पूरी दुनिया में फैल गया है और लाखों लोगों की जान का खतरा बन गया है। हालांकि इतने सारे लोगों को इससे लड़ता देखकर डर तो लगता है, इसीलिए इस वायरस को फैलने से रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए सामाजिक दूरी और अलग रहना जरूरी हो गया है। हालांकि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ये कदम काफी जरूरी है, लेकिन इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत असर पड़ा है, जिससे उलझनें बढ़ गई हैं, दिन भर के कामों में बदलाव आया है और पैसों की तंगी। इन बदलावों की वजह से हमारे दिमाग पर बहुत बुरा और बहुत ज्यादा असर होने वाला है। अलग अलग प्रकार के मानसिक विकार कौन से हैं? 2003 में सार्स के प्रकोप के बाद लोगों में चिंता, घबराहट, मानसिक तनाव और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी काफी बढ़ गया है और इसलिए कोविड-19 के दौरान भी लोगों के बीच चिंता, घबराहट और अकेलापन जैसी स्थिति पैदा हो रही है। इसके अलावा घबराहट, उदासी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बार बार घबराहट होना, नींद न आना, बहुत चिंता करना और असहाय महसूस करना भी शामिल है, जो कि ज्यादातर लोगों में दिखाई दे रहा है। ये सारी परेशानियां तब और बढ़ जाती हैं जब आप आर्थिक मंदी, नौकरी का नुकसान, घर की खराब माली हालत और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। हम क्यों तनावग्रस्त, चिंतित या घबराहट महसूस करते हैं? आइसोलेशन यानी अलगाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इसलिए भारी पड़ रहा है क्योंकि हम इंसान ऐसे अकेले रहने में खुद को सक्षम नहीं बना पाए हैं। हमें बड़े समूह में रहने की आदत है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, पड़ोसी या सहकर्मी। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और जब कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो एक दूसरे का साथ ही हमारे लिए हिम्मत का काम करता है। लेकिन कोरोना वायरस के मामले में हमें एक दूसरे से दूर रहकर इससे निपटने के लिए कहा जा रहा है और बस तभी सारी मानसिक परेशानियां शुरू हो रही हैं। इससे कैसे निपटें? पूरी दुनिया के नजरिए से देखा जाए तो ये समस्याएं पूरी तरह से सामान्य और अपेक्षित हैं और ये भी संभव है
कि क्वारंटीन के वक्त हर इंसान ने इन परेशानियों को एक बार तो जरूर झेला होगा, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी इन परेशानियों की अनदेखी नहीं करनी है। उनके बारे में सोचिए और उनसे बाहर निकलने के लिए एक सोची समझी रणनीति तैयार कीजिए। आपकी मानसिक परेशानियों को कम करने के लिए हमारे पास ऐसी रणनीतियां हैं जिन्हें अपनाकर आप खुद को संभाल पाएंगे। पर्याप्त नींद लें, हर रोज एक ही समय पर जागें और सोएं। अपने नियम को बिगड़ने ना दें। रोजाना शारीरिक कसरत करें। हर रोज कसरत और व्यायाम करने से मानसिक परेशानी कम होती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को ही बेहतर रखना है, इसलिए या तो डांस रूटीन या वर्कआउट ट्यूटोरियल कुछ भी करें, लेकिन कसरत जरूर करें। अच्छा खाएं, एक अच्छा संतुलित आहार लें। हालांकि आप अपना पसंदीदा शो देखते वक्त इस क्वारंटीन में अपने सारे अनहेल्दी स्नैक्स खा जाएंगे, लेकिन ऐसा ना करें। स्क्रीन समय सीमित करें। दिन में एक बार अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दें। सोने से 30 मिनट पहले भी कम से कम समय टेलीविजन, टैबलेट, कंप्यूटर और फोन में बिताएं। आराम करें और रिचार्ज हो जाएं। कुछ अच्छा करने से अगर आपकी परेशानी कम हो रही है तो इससे अच्छा और क्या होगा। यहाँ तक कि कुछ मिनट शांत बैठने से भी आप तरोताजा हो सकते हैं और दिमाग शांत हो जाता है। मन को शांत करने के लिए बहुत से लोग योग का ध्यान करते हैं। बबल बाथ लें, अच्छा म्यूजिक सुने या किताब पढ़ें। जिससे भी आपका मन शांत होता है वो करें, और ऐसा हर रोज करें। व्यस्त रहें। परेशानी और मन तब अशांत हो जाता है जब आपके दिमाग में नकारात्मक सोच आती है। इसलिए अपनी हॉबीज में रुचि दिखाएं जिन्हें आप घर पर ही कर सकते हैं, जैसे वर्चुअल क्लास लें, कोई क्राफ्ट प्रोजेक्ट, या फिर अपनी अलमारी ही साफ कर लें जिसके लिए आपको आज तक समय नहीं मिला। कम से कम न्यूज सुने। कोविड-19 की लगातार खबरों से इस बीमारी को लेकर आप और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, जो कभी कभी अफवाहों और झूठी खबरों से आपको परेशान कर सकती हैं। प्राथमिकताएं निर्धारित करें। घर पर रहने के दौरान ऐसी चीजों की सूची ना तैयार करें जो आपके लिए हकीकत में मुश्किल हो। हर रोज उचित लक्ष्य निर्धारित करें और धीरे धीरे उन तक पहुँचें। सोशल मीडिया से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बाकियों से पीछे रह गए हैं। दूसरों से अपनी तुलना ना करें और यहाँ तक पहुँचने के लिए खुद को शाबाशी दें, भले ही आपने एक छोटा कदम ही क्यों ना उठाया हो। और याद रखें कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कनेक्ट करें। भले ही ये संकट की घड़ी है, लेकिन हम साथ हैं। अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को फोन करें या मैसेज करें कि वो ठीक है या नहीं। खासकर बुजुर्गों से एक हेलो से ही उनका पूरा दिन अच्छा गुजर सकता है। किसी की छोटी सी मदद या प्यार के 2 मीठे बोल से ही उन्हें अच्छा लगेगा और आपको भी। मदद लें। वैसे आप इन तरीकों को अपनाकर अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपकी परेशानी बढ़ रही है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को जरूर दिखाएं। तब तक के लिए धैर्य रखिए और उम्मीद कीजिए कि आने वाला कल बेहतर होगा। सुरक्षित रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। क्या ऐसी तस्वीरें देखकर आपको भी उबासी आने लगी? जम्हाई या उबासी लेने की प्रक्रिया को ऑसिटेशन कहते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि जम्हाई आपके दिमाग का प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो आपके थके दिमाग और ज्यादा काम में व्यस्त ग्रे मैटर को ठंडा करने के लिए ठंडे रक्त को आपके दिमाग तक पहुंचाती है, ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सकें। यहाँ तक कि उबासी के बारे में सोचने से भी आपको उबासी आ सकती है। सभी उबासी लेते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी। आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि जब नींद आती है तभी उबासी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उबासी लेने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। हमें उबासी तब आती है जब हम थके होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा बोर हो चुके होते हैं, या जब हम दूसरों को उबासी लेते हुए देखते हैं। आपको सबसे ज्यादा उबासी कब आती है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ मजेदार फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि बच्चे भी गर्भ में उबासी लेते हैं? उबासी लेने की प्रक्रिया क्या है? दिन भर काम करने के बाद हमारा दिमाग बुरी तरह से थक जाता है, जिसके बाद उबासी आती है, जिसके दौरान हम अपने जबड़ों को फैलाते हैं और ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं के जरिए हृदय से दिमाग तक खून पहुंचाते हैं। इसके साथ ही हम अपने नाक और मुंह से हवा को अंदर लेते हैं। हवा दिमाग तक जाने वाले खून को ठंडा करती है, जिससे हमारा दिमाग फिर से तेजी से काम करने लगता है। क्या उबासी संक्रामक है? उबासी सभी वर्टेब्रेट्स के लिए संक्रामक होती है, जैसे कि इंसान, मछलियाँ, पक्षी और सांप।
एक अध्ययन से पता चला है कि संक्रामक उबासी सोशल मिररिंग से जुड़ी हुई है, जहां जीव एक दूसरे के कामों की नकल करते हैं। इस श्रेणी में आने वाले अन्य जीव खुजली करते हैं, पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हैं और हंसते हैं। उबासी को कैसे रोक सकते हैं? पहला, गहरी सांसें लें। शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है और इसलिए गहरी सांस लेने से उबासी को आने से रोका जा सकता है। दूसरा, चलते रहिए। अपनी दिनचर्या को तोड़ने से आपके दिमाग में ऊब बढ़ जाती है। थकावट, ऊब आना और तनाव की भावनाओं से लोगों को अधिक उबासी आती है। ज्यादा उबासी आने से आप ज्यादा कैफीन लेना भी शुरू कर देते हैं। तीसरा, खुद को तरोताजा रखिए। आप बाहर भी घूम सकते हैं या फिर किसी ठंडी जगह पर जाकर भी बैठ सकते हैं। अगर आपके पास ये सब करने का समय नहीं है तो ठंडा पानी पीजिए या फिर ठंडे स्नैक्स खाइए। एक इंसान का शरीर अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स एंड ब्यूटीफुल मास्टरपीस है। भाई मास्टरपीस तो हम लोग भी है ना। आप मास्टर, मैं पीस। ये तुमने सही बोला सर्किट। और ये रही टॉप 10 नॉन फंक्शनल बॉडी पार्ट्स की लिस्ट। नंबर 10 पर है हमारी तीसरी आईलिड। भाई माँ की आँख सुना था, ये तीसरी आँख पहली बार सुना है। अभी तुम्हें और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थर्ड आईलिड यानी प्लीका सेमिलुनारिस, ये पाई जाती है यहाँ यानी टीयर डक्ट पर। मतलब दिल के और माँ के आंसू इधर ही से बहते हैं भाई। बिल्कुल, और ये आंखों को हिलाते समय आंसू निकलने और आंखों में फंसे कचरे को निकालने में मदद करता है। मतलब 2 in 1। जानवरों में अगर थर्ड आईलिड देखनी है तो मगरमच्छ की आंखों को जरूर देखिएगा। भाई मगरमच्छ की आंखों में देखना टू मच हो जाएगा भाई। नंबर 9 पर है डार्विन्स पॉइंट या ट्यूबरकल। ये त्वचा की छोटी तह है जो लगभग 10% लोगों के ऊपरी कान में बन सकती है। भाई अपन जब कान के नीचे बजाते हैं ना तो मालूम ही नहीं कि क्या बजा रहे हैं। मार पिटाई की बात नहीं करते सर्किट। साइंटिस्ट का अनुमान है कि जब किसी शिकारी का शोर सुनाई दे तो इसे स्विवल बनाने में मदद मिलती है। भाई बोले तो दरवाजे पे कुंडी मार के क्या? नहीं। नंबर 8 पे बाल, इसकी खाल निकालते हैं भाई। बाल भले ही दिखने में अच्छे हों, लेकिन ये नहीं भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये बॉडी को इंसुलेट करने में मदद करता है और गर्म मौसम में सूरज की हार्मफुल रेस को दिमाग को हर्ट करने से बचाता है। ये बाल तो अपन के बॉडी का ढाल निकला भाई। बिल्कुल सही कहा। वैसे आईब्रोज की वजह से पसीना आंखों में नहीं गिरता और दाढ़ी के बाल आपकी लुक को और बेहतर बना सकते हैं। तो अभी तो अपन रखता है ना। नंबर 7, अपेंडिक्स। हमें अपेंडिक्स का तब पता चलता है जब हम में से किसी को अपेंडिसाइटिस होता है। अपेंडिसाइटिस में पेट में दर्द होता है और खाना खाने में परेशानी होती है। हैंगओवर के बाद भी ऐसा ही होता है भाई कभी कभी। अपेंडिक्स एक स्मॉल पिंक पाउच होता है जिसके बढ़ने से पेट में सूजन होती है और यूएसए में तो हर साल 3 लाख लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाते हैं। भाई लोग ठीक से खाने का तभी लोचा नहीं होगा। मेरा लकी नंबर 6। ये है कॉक्सिक्स या टेलबोन, जो होती है आपकी स्पाइन के नीचे। इसमें 3 से 5 वर्टेब्रे शामिल होते हैं जो सेक्रम के नीचे होते हैं। ये एक पूंछ का अवशेष है जिसे हमारे पूर्वजों ने थोड़ा संतुलन प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया होगा। पहले के लोग बोलते थे ना भाई कि पूंछ नहीं तो कुछ नहीं। नंबर 5 पर है हमारे दांतों का वो दांत जिसे कहते हैं विजडम टूथ यानी अकल दाढ़। भाई मेरी दादी बोलती थी कि मेरा 32वां अक्ल दाढ़ी है। मालूम है कितना है? जैसे समय के साथ मनुष्य विकसित होते गए, मानव जबड़े छोटे होते गए। इसीलिए जब हम अडल्टहुड में आते हैं तो विजडम टूथ आपके जबड़े में वास्तविक दर्द पैदा कर सकते हैं। भाई अपने तो एक ही घूसे से वो दर्द पैदा होता है। नंबर 4, मेंस निपल। महिलाओं को निपल की आवश्यकता इसीलिए होती है ताकि वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा सकें। लेकिन पुरुषों के निपल क्यों होते हैं? भाई आपके इस सवाल ने तो मेरा माथा घुमा दिया। आगे बढ़े क्या? नंबर 3 पर है टॉन्सिल्स। आपके गले के पीछे स्थित ये लिम्फोइड टिश्यू भी आपके अपेंडिक्स की तरह ही संक्रमित हो जाते हैं, जिससे गले में सूजन और दर्द होता है। भाई आप उनकी गर्लफ्रेंड जब छोड़ के गई थी ना तो लिम्फोइड छोड़ के गई होंगी। इधर ही दर्द हुआ तो मेरे को। सर्किट ये सुन, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो आकार में कम होने लगते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। नंबर 2 पर है साइनस। भाई मिलकर जब पाप करते हैं ना तो ऐसा ही होता है। सिन जोड़ अस साइनस। पीजे बंद सर्किट। ये सोचा जाता है कि हमारे सिर में इन खाली जगहों का कोई विकसित ज्ञात उद्देश्य नहीं है। हालांकि शायद वो आंखों को बचाने और आवाज की पिच और टोन में बदलाव करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। भाई जब अपन गला फाड़ कर रोते हैं तो इनका क्या होता होगा? सॉरी भाई। नंबर 1 पर क्या बताओ ना। नंबर 1 पर है पिंकी टो। पता है हमारे पैर की उंगलियों का वास्तव में क्या उपयोग है? उंगली का उपयोग तो उंगली करना ही होगा ना। तो कुछ भी बोलता है सर्किट। मैं बताता हूँ। हमारे बड़े पैर की उंगली हमें सही खड़े होने में मदद करती है
और जब हम चलते या दौड़ते हैं तो अगली 3 उंगलियां हमारे संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है, लेकिन पिंकी टो का कोई काम नहीं है। मतलब बोले तो टोटल वेस्ट। तो ये थे हमारे टॉप 10 यूजलेस बॉडी पार्ट्स। इंसान प्रोग्राम्ड है बनने में स्ट्रॉन्गर, फास्टर और स्मार्टर। ऊंचाइयों पर पहुंचना, लंबा जीना और छोटी सी जगह को भी पॉपुलेट करना। हम अपनी इन कैपेबिलिटीज को कितना भी निखार लें, लेकिन हमारा पोटेंशियल हमारी ह्यूमन बॉडी पर डिपेंड करता है। तो ह्यूमन बॉडी क्या और कितना सरवाइव कर सकती है? क्यों जागी क्यूरियस पंथी? इंसान कितनी ठंड झेल सकता है? इंसान ज्यादा ठंड में लंबे वक्त के लिए सरवाइव नहीं कर सकता। तो अगर आप वार्म फायर और थर्मल क्लोथिंग ले लेंगे तो किस टेम्परेचर में हम सरवाइव कर सकते हैं? बात तब आ जाती है हमारी बॉडी टेम्परेचर को संभालने की, जो कि है 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहते हैं जब बॉडी ठंड का सामना करती है और अगर वो हीट लूज करे तो उसका कोर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, और अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो जाए तो फिर हाइपोथर्मिया एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और अगर बॉडी टेम्परेचर गिरता है टू 35 डिग्री सेल्सियस तो आप कपकपाने लगेंगे और आपकी स्किन दूध जैसी सफेद हो जाएगी, क्योंकि आखिर खून जो रुक जाएगा जो आपका बॉडी टेम्परेचर सेट करता है, और 30 डिग्री सेल्सियस पर अनकॉन्शियस हो जाएंगे आप। 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और 24 डिग्री सेल्सियस पर आपकी डेथ हो सकती है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। स्कीइंग करते वक्त एना बैगलिनहॉम गिर गई थी आइस पर और जा गिरी थी अंडरनीथ अ माउंटेन स्ट्रीम। ये यहाँ ट्रैप थी 8 इंचेस ऑफ बर्फ में 80 मिनट के लिए, जिससे इनका कोर टेम्परेचर गिर गया था अराउंड 13.7 डिग्री सेल्सियस तक। वैसे गिरने के कारण ये क्लिनिकली डेथ थी 2 घंटे से, लेकिन लो टेम्परेचर ने इनके ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स जैसे धड़कते हुए दिल को प्रिजर्व किया, जिसने डीले किया इनके सेल्स को मरने से। इसी वजह से मेडिकल स्टाफ इन्हें रिवाइव कर सका। हम कितनी गर्मी सह सकते हैं? अगर ठंड से कंपेयर करें तो इंसान एक्चुअली गर्म क्लाइमेट में सरवाइव कर सकता है। द बैकवाटर अल्ट्रा मैराथन एक ऐसा ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये 135 माइल जो कि 217 किलोमीटर रेस होती है इन कैलिफोर्नियाज डेथ वैली, वो भी टेम्परेचर्स 53 डिग्री सेल्सियस 127.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में, जो बस थोड़ा सा ज्यादा है उस हॉटेस्ट टेम्परेचर से जो आज तक रिकॉर्ड हुआ है अर्थ पे एट 56.7 डिग्री सेल्सियस 134 डिग्री फ़ारेनहाइट सेम जगह पर। वैसे इतनी ज्यादा गर्मी कई फैक्टर्स को जिंदा करती है, जैसे कि फिजियोलॉजी, एक्सर्शन और हाइड्रेशन। लेकिन अल्टीमेटली एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री फ़ारेनहाइट लिमिट है ह्यूमन सर्वाइवल की। ये ह्यूमिडिटी रोक सकती है आपके पसीने को इवोपरेट करने से, जिससे और ज्यादा गर्मी लगती है। बस 10 मिनट इस टेम्परेचर के और आपका कोर टेम्परेचर पहुंच सकता है 40 डिग्री सेल्सियस तक 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और मोर, जिससे आपको हो सकता है हाइपरथर्मिया। आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और अगर आपको मेडिकल अटेंशन नहीं मिली तो आप मर सकते हैं। वैसे अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड कोर टेम्परेचर विली जोन्स का था ड्यूरिंग एन अटलांटा हीट वेव, जहां इनका टेम्परेचर पहुंच गया था 46.5 डिग्री सेल्सियस तक 115.7 फ़ारेनहाइट। इन्हें स्पेंड करने पड़े 24 डेज हॉस्पिटल में, तब जाके इनकी जान बची। हम सांस कब तक रोक सकते हैं? बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है सांस रोकना 1 मिनट से ज्यादा, लेकिन एक्चुअल लिमिट कई और लोगों के लिए 3 मिनट से भी ज्यादा है, जो कि काफी डेंजरस और जानलेवा हो सकती है। लेकिन अगर हम फ्री डाइवर्स की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक टेक्निक यूज करते हैं जिससे स्टैटिक अपनिया कहा जाता है, जहां आप अपनी सांस रोकते हैं फेस डाउन ठंडे पानी में बिना हिले। इसी टेक्निक का यूज स्टेफान मिफ्सूड ने किया, जिसने रिकॉर्ड दर्ज किया सांस रोकने का इन 11 मिनट्स 35 सेकंड्स इन 2009। लेकिन इनका रिकॉर्ड जल्द ही ब्रांको पेट्रोविक ने तोड़ा, जिन्होंने सांस रोकी फॉर 11 मिनट्स 54 सेकंड्स। हम पानी के बिना कितना लंबा जी सकते हैं? अगर एक गर्म और सनी डे में काफी टायरिंग एक्सरसाइज आप करें तो आप 1.5 लीटर्स ऑफ पानी लूज कर सकते हैं। पानी के बिना आपका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है और आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप। ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। इससे आपका पसीना छूटना भी बंद हो जाएगा, जिस वजह से आपको और गर्मी लगेगी और ऐसी सिचुएशन में एक आदमी ज्यादा टाइम के लिए जीवित नहीं रह सकता।
वहीं कूल एनवायरनमेंट में बस थोड़ी एक्सर्शन से आप 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं। जनरली और नॉर्मल सर्कमस्टेंस में एक आदमी 3 से 4 दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। एंड्रियास मिहाविच वैसे पानी के बिना 18 दिनों तक रहे थे, जब वो बाय चांस एक जेल के अंदर बंद और उनके बारे में भूला जा चुका था, तो ऑलमोस्ट 18 दिनों के लिए वो पानी के बिना रहे थे। आप खाने के बिना कितना लंबा जी सकते हैं? वैसे कितना टाइम आप खाए बिना रह सकते हैं वो इफेक्ट करता है कई फैक्टर्स पे, जैसे बॉडी वेट कॉम्पोजिशन, जेनेटिक फैक्टर्स, हेल्थ कंसिडरेशंस और प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइड्रेशन। हमारे बापू का 21 दिनों का फास्ट कंसिडर किया जाता है तब जब बात आए खाए बिना सर्वाइवल की। वैसे इस दौरान बापू सिर्फ पानी पी ही जिंदा थे। वैसे एक स्टडी सजेस्ट करती है कि सर्वाइवल की लिमिट खाए बिना लेकिन अपने आप को हाइड्रेट किए हुए 30 से 40 दिनों तक रह सकती है। बहुत ही सिवियर और जानलेवा सिम्टम्स 35 से 40 डेज में आ सकते हैं और 45 डेज पर आदमी की मौत हो सकती है। एक ह्यूमन बॉडी वाकई अद्भुत है और अब आप ह्यूमन बॉडी किन चीजों से सरवाइव कर सकती है वो जान चुके हैं।